हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी परसों ही रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एपेक्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं बाल्टासार कॉर्माकुर, जो पहले भी ऐसी सर्वाइवल मूवीज बना चुके हैं जैसे कि एवरेस्ट, अड्रिफ्ट और बीस्ट। इसमें लीड रोल में नजर आएंगी चार्लिज थेरॉन और आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक रॉक क्लाइंबिंग कपल साशा और टॉमी की, जो कि नॉर्वे में पहुंचे हुए हैं ट्रोल वॉल नाम की वर्टिकल पहाड़ी क्लाइंब करने। सारा सेफ्टी गियर उनके पास है और आराम करने के लिए हैंगिंग टेंट है, जिसे पैक करके वो अपने साथ ऊपर लेके चल देते हैं रस्सी से लटकाकर। चढ़ाई करते करते वो एक उभार तक पहुंच गए जो साशा से कभी पार नहीं होता। पहले भी कई बार ट्राई कर चुकी है मगर फेल ही रही थी, इसलिए बार बार लौट के आती रहती है क्योंकि उसकी जिद है कि ये शिखर फतेह करना है। इस जिद को पूरा करने के लिए उसने इस बार भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। इतनी कोशिशों के बाद टॉमी बोला कि अब हमें बस कर देना चाहिए, लेकिन साशा हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अब सीधा शिखर पे ही जाके रुकेंगे। टॉमी बोला कि शिखर कहीं नहीं जाने वाला, कल सुबह भी यहीं रहेगा। फिर भी साशा खुद को थकाते हुए बार बार ट्राई किए जा रही थी, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। एनर्जी उसकी सारी जा चुकी थी। ऊपर से तूफान भी आ गया जो कि जान का खतरा साबित हो सकता था, लेकिन साशा बोल रही थी कि बस 1 घंटा और लगेगा, हम ऊपर पहुंच जाएंगे। अपने जुनून के चलते वो सही दिमाग से सोच ही नहीं पा रही थी। तूफान भी उसने साइड में कर दिया और इसीलिए तो क्लाइंबिंग में पार्टनर लेके जाते हैं, ताकि जब एक जुनूनी हो जाए तो दूसरा सही टाइम पे सही फैसला ले सके। तो टॉमी ने वो सही फैसला लेकर वहीं पे टेंट डिप्लॉय कर दिया और उसने साशा को सलाह दी कि तुम इतना रश मत किया करो, अब मेरी भी उम्र हो चुकी है, पता नहीं मैं और कितनी चढ़ाई कर पाऊंगा। टॉमी कुछ निराश नजर आ रहा था क्योंकि कुछ तो उसे तूफान को लेकर चिंता थी और कुछ उसका लकी कंपास उसे बता रहा था कि उसका लक खत्म हो चुका है। लेकिन ये बीच पहाड़ी पे लटके हुए करने लायक बात तो नहीं थी। खैर, जैसे जैसे तूफान तेज होता गया उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। वापस नीचे उतर जाना ही सेफ ऑप्शन था, लेकिन उससे साशा की प्रोग्रेस मिट जाती। टॉमी ने उसे यकीन दिलाया कि तूफान रुकते ही हम वापस आ जाएंगे। तब कहीं जाकर टेंट समेट के दोनों ने नीचे उतरना शुरू किया, तेज हवा वाले बर्फीले तूफान के बीच अंधेरे में। ये भी कम था कि तभी एवलांच भी आ गया, जिसकी वजह से कई सारे पत्थर पहाड़ी से गिरने लगे। खतरे को भांपते हुए टॉमी ने साशा को जल्दी से लेज के नीचे भेज दिया, जहाँ पे वो पत्थरों से सेफ रहेगी, लेकिन वो खुद नहीं बच पाया। एक पत्थर की चपेट में आकर वो ऐसा गिरा कि उसका सर बहुत जोर से पहाड़ी में लगा, जिसके बाद वो बेजान होकर लटक गया रस्सी के सहारे। जिंदा था या नहीं वो भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जिस रस्सी के सहारे लटका हुआ था वो साशा के हाथ में थी और इतना डेड वेट रस्सी पे होने की वजह से हार्नेस भी निकलता जा रहा था, जिससे साशा की जान भी जाने वाली थी। साशा को सेकंड्स के अंदर फैसला लेना था कि वो टॉमी के साथ गिर के मरे या फिर रस्सी छोड़कर उसे जाने दे और अपनी जान बचा ले, क्योंकि वो तो शायद ऑलरेडी मर चुका है। वो भारी दुविधा में फंसी थी, पर इतना टाइम था ही नहीं, इसलिए उसने रस्सी छोड़ दी और टॉमी जा गिरा नीचे। उसी टाइम हार्नेस भी खुल गया, पर साशा ने पहाड़ी के साथ चिपक कर खुद को बचाए रखा। यह था मूवी का इंट्रो। फिर हम आते हैं 5 महीने आगे, जब गिल्ट से भरी साशा वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, कुछ टाइम एकांत में बिताने के लिए, ताकि उसके मन को शांति मिले और फिर वो लाइफ में आगे बढ़ सके। उस दिन से पहाड़ों की तरफ जाना इसने बंद कर दिया है। जो भी जुनून था वो खत्म और टॉमी का लकी कंपास आज भी इसके पास है। साशा पहुंची वेंडारा नेशनल पार्क और वहां रेंजर ने उसे वार्न किया कि अकेले इस जंगल में ना ही जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग लापता हो जाते हैं और मिसिंग पोस्टर देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हो। पर साशा को तो जाना ही था, इसलिए रेंजर ने उसका नाम पता रजिस्टर में नोट करवा लिया, जो कि अब जरूरी बन चुका है। वहां से निकल के साशा पहुंची एक गैस स्टेशन पे, जहां के स्टोर में से काम का सामान ले रही थी कि तभी वहां मौजूद 2 हंटर्स उसे परेशान करने लगे। स्टोर में बेन नाम का लड़का आया हुआ था जर्की बेचने, यानी सूखा हुआ मांस। तो उसने दोनों हंटर्स को टोका कि मैम को परेशान मत करो। तब कहीं जाकर वो दोनों वहां से बाहर गए और बेन को थैंक्स बोलने के लिए साशा ने एक जर्की का पैकेट खरीद लिया। जब चलने की बारी आई तो साशा की कार का जीपीएस काम नहीं कर रहा था और ना ही उसे मैप में कुछ समझ आ रहा था। तब उसने बेन से ही मदद मांगी। उसने ग्रैंड आइल नैरोस तक जाने का रास्ता पूछा तो बेन ने उसे 2 रास्ते बताए, एक इजी वे और एक हार्ड वे। पर हार्ड वाले पे ज्यादा नजारे थे, इसलिए साशा ने हार्ड वाला ही चुना, जो शुरू हो रहा था ब्लैकस्टोन बे से। बे पे पहुंच गई वो कैंपिंग करने, पर रात होते ही वही गैस स्टेशन वाले हंटर्स भी वहां पे पहुंच गए, इस बार और ज्यादा। साशा समझ गई थी कि वो सब फिर से दिमाग खराब करेंगे, इसलिए वो चुपचाप कार में जाके बैठ गई और कार उसने कर ली लॉक। उनकी कोई बकवास सुनी ही नहीं, तो अपने अय्याशिया करके रात में ही वो सब
वापस चले गए। कोई हरकत करते तो साशा ने पेपर स्प्रे तैयार रखा हुआ था। उनके जाने के बाद वो थोड़ी बहुत देर सोई, फिर सुबह होते ही कायक लेकर उतर गई रिवर में, ये छोटी सी बोट। दिन भर उसने फुल एडवेंचर किया, लेकिन आखिर में जब वो किनारे की तरफ पहुंची तब किनारे पर उसे गायब हुए लोगों की फोटोज और सामान दिखाई दिया, मानो सजा रखा हो। शाम होते किनारे पर ही उसने टेंट लगाया और अपने गीले कपड़े और बैग लटका दिया पेड़ पर। डिनर में वही जर्की खा ली जो बैन से खरीदी थी। इसके बाद वो आराम से सो गई, मगर सुबह अचानक ही उसकी आंख खुली कुछ आवाज सुनकर, और टेंट से बाहर निकलकर उसने देखा कि उसका बैग गायब था। टेंट के अंदर भी सांप घुस चुका था। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे बाहर निकल गई। थोड़ी देर सांप के निकलने का वेट किया, फिर कायक लेकर बढ़ गई आगे। आगे उसे किनारे पर दिखा एक रास्ता जहाँ पे बोट भी खड़ी थी, और जाके देखा तो वो बैन का कैंप निकला। उससे मिलकर साशा खुश हुई और साशा ने उसे बताया कि मेरा बैग चोरी हो गया, जिसमें मेरा फोन और खाना सब कुछ था। तो बैन ने बोला कि वो वॉम्बैट होगा, वही ले गया होगा बैग। और नाइस बनते हुए बैन ने साशा को मछली गर्म करके खिलाई, जिस बीच दोनों बातें करने लगे। साशा ने उसकी जर्की की तारीफ की और पूछा कि इसका नाम तुमने जैनोस जर्की क्यों रखा। तो बैन ने बताया कि जैनो मेरी माँ का नाम था, वो ही बचपन में मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकर आई थी, वरना मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। बैन ने साशा से पूछा कि तुम कायाकिंग कब से कर रही हो। साशा ने बताया कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो बैन बोला कि हाँ, वैसे तो तुम्हें पहाड़ पसंद है ना। और ये सुनते ही साशा हैरान हो गई, लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि बैन ऐसी अजीब मजाक काफी देर से कर रहा था। साशा ने बैन को बताया कि वो हंटर्स मेरी कैंपिंग वाली जगह पे भी पहुंच गए थे। तो बैन बोला हाँ, पर तुमने अच्छे से उन्हें हैंडल किया। और यहाँ पे एकदम से कन्वर्सेशन ने क्रीपी मोड़ ले लिया। साशा और इग्नोर नहीं कर सकती। बैन ने खुद साशा को बता दिया कि खुद रास्ता बताकर मैं तुम्हें खुद इस सुनसान रास्ते पर स्टॉक कर रहा हूँ। साशा समझ गई कि फिर बैग भी इसी ने चुराया होगा और मैं बहुत गलत जगह आके फंस गई। पर साशा को यह बात बोलनी ही नहीं पड़ी क्योंकि बैग भी बैन ने खुद ही लाके उसके सामने रख दिया, और बैग में से उसका ब्रेसलेट निकालकर बैन ने पहना हुआ था। साशा समझ गई थी कि ये निकलने का टाइम है, पर तभी बैन अंदर से क्रॉसबो लेकर आ गया और साथ में स्पीकर, जिसपे गाना चला के वो बोला कि इस गाने के खत्म होने से पहले जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। बैग में मैंने सप्लाईज रख दी है, हाँ, लेकिन फोन मेरे पास ही है। साशा की तो मानो दुनिया हिल चुकी थी। उसकी आंखों में नजर आ रहा है कि दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, लेकिन बिना मुंह से एक शब्द निकाले उसने बैग उठाया और कायक में बैठकर वहां से निकल गई। और अब क्योंकि उसका शिकार होने वाला है, ये बात सोच कर उसके हाथ पैर फूले हुए थे, जिस वजह से हड़बड़ाहट में झरने से गिरकर कायक उसने गवा दी। किसी तरह बैग साथ लेकर किनारे पर पहुंची और गीले कपड़े उतार कर उसने नदी के साथ साथ भागना शुरू कर दिया। तभी उसे आवाज आई एक फैमिली की। मदद मांगने के लिए जल्दी से ऊपर चढ़ी तो ऊपर जाकर देखती है कि वो आवाज बैन के फोन से आ रही थी, जिसमें एक फैमिली की वीडियो चल रही थी जो इस रिवर में एंजॉय करने आए थे, पर बैन ने उनसे दोस्ती बढ़ा के उनका भी शिकार कर डाला। इस फैमिली का मिसिंग पोस्टर भी हमने देखा था, कार्टर फैमिली। अब यहाँ पे बैन ने साशा को फंसा लिया था, लेकिन किस्मत से उसके तीर से साशा बाल बाल बच गई। उसने फिर से भागना शुरू किया, लेकिन बैन था हाई ग्राउंड पर। वो लगातार तीर चलाए जा रहा था तो एक तीर लग गया साशा की थाई में, जिसके बाद वो ढलान से लुढ़कते हुए वापस नदी में जा गिरी। अब उसके सर में भी चोट लग चुकी थी, लेकिन आपा नाक होते हुए पूरी जान लगाकर उसने खुद को बहाव में से निकाला और फिर से किनारे पर निकल आई। जो बैन का फोन उसके हाथ लगा था वो भी टूट चुका था। तो बैग में से एक टी शर्ट निकाल कर उसने पहनी, फिर एक बार निकाल के खाया और पानी पी के जल्दी से वहां से आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि बैन आता ही होगा। ऐसी दरारों में से होते हुए भागती रही और आखिर में रास्ता नहीं बचा तो दरार क्लाइंब करके पहुंच गई ऊपर, जो कि बहुत रिस्की काम था, पर उसने कर लिया। अब उसे हाई ग्राउंड मिल चुका था। दूरबीन से देखकर उसने बैन का कैंप स्पॉट कर लिया जहाँ पे बोट खड़ी थी। हाँ, वो कैंप था बहुत दूर, पर बैन उसके बहुत नजदीक आ चुका था। ये उसने दूरबीन से देख लिया और बैन ने उसे देख लिया बिना दूरबीन के। तब साशा जल्दी से भागकर उसी दरार में उतरकर लेज के नीचे छुप गई, जहाँ पे बैन उसे देख नहीं पाया, इसलिए वापस चला गया। उसके जाते साशा बाहर निकलकर उसके कैंप तक पहुंची और वो ये देखकर हैरान हो गई कि बैन भी वहीं पे मजे में नहा रहा था बिना कपड़ों के, जैसे उसे कोई जल्दी है ही नहीं, पूरा जंगल उसी का है। साशा चुपचाप पानी के अंदर से स्विम करते हुए उसकी बोट तक तो पहुंच गई, लेकिन बैन कोई लापरवाह नहीं था, बल्कि ये उसका प्लान था। उसने बोट के पास ही ट्रैप लगा रखा था, जिसमें साशा का पैर फंस गया। बैन जल्दी से आकर उसे पानी से बाहर खींचने लगा, पर इतने में साशा ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल लिया था, जिसे बैन के मुंह पे स्प्रे करके वो उसके क्रॉसबो की तरफ बढ़ने लगी। पर बैन ने भी जल्दी से पानी के अंदर अपना मुंह धो के साशा को रोक दिया। साशा ने एक बार फिर पेपर स्प्रे उठाया, पर इस बार बैन के हाथ में क्रॉसबो था, इसलिए पेपर स्प्रे उसे फेंकना पड़ा। तब बैन ने उसका पैर फ्री किया और साशा उसे बोली कि क्या तू कोई गेम खेल रहा है। तो बैन बोला कि ये गेम नहीं, रिचुअल है। इसके बाद उसने साशा के हाथ पैर बांध दिए और बताया कि मैंने तुझे चॉइस दी थी, इजी वे और हार्ड वे। तूने खुद हार्ड वे चुना, जिसकी वजह से यहाँ पे फंसी है। इजी वे चुनती तो कब की अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी होती और मैं भी तुझे कुछ ना करता। ये जो रिचुअल हो रहा है शिकार करने वाला, ये इसी वजह से है क्योंकि साशा बाकियों से कुछ अलग है। रात भर बारिश में
उसने साशा को बाहर ही बांध के रखा और उससे बातें करता रहा। वो बोला कि रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं हम कौन हैं। तुझे पता है कई ट्राइब्स तो अपने दांत खुद घिसकर शार्प करते हैं। ग्रो करने के लिए पेन बहुत जरूरी है। अगली सुबह बेन साशा को बोट पे बैठाकर वहां से आगे बढ़ गया और साशा के हाथ बंधे हुए थे। बातें उसकी बंद नहीं होती, इसलिए सफर के बीच में उसने बता दिया कि तुम्हारा नाम मुझे रेंजर स्टेशन वाले रजिस्टर से मिला था और जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पाया कि तुम्हें माउंटेन्स का शौक था, पर ट्रोल वॉल पे जो हुआ उसके बाद खत्म हो गया। साशा बोली कि वो बस हादसा था, पर बेन ये मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि टॉमी इतना एक्सपीरियंस क्लाइंबर था, फिर ऐसे कैसे मर गया। खैर इसी बीच बोट के अंदर साशा को एक मेटल बार मिल चुका था, तो साशा ने चुपचाप उसे उठाने की कोशिश की, पर बेन ने नोटिस कर लिया। उसने सीधा साशा को पानी में धक्का दे दिया और आगे का पूरा सफर ऐसे ही किया, साशा को बोट के साथ पानी में खींचकर, जिससे साशा की बुरी हालत हो चुकी थी। बेन उसे एक गुफा में लेकर पहुंचा जिसमें लाशें लटकी हुई थी कार्टर फैमिली की। नमक लगा के मक्खियों से दूर लटका रखी थी, क्योंकि बेन इन्हीं के मांस को सुखा के जर्की बनाएगा। अब तक जितने भी लोग लापता हुए हैं सबके साथ बेन ने यही किया है, इसलिए किसी की बॉडी आज तक बरामद नहीं हुई। वो बताता है कि यहाँ के नेटिव ट्राइब्स का कहना है कि अगर तुम्हें अपने शिकार की स्पिरिट कैप्चर करनी है तो उसका लिवर खाना होगा, पर दिक्कत यह है कि ऐसी स्पिरिट ही नहीं मिलती जो कैप्चर करने लायक हो। इतने लोगों को खत्म कर डाला पर आज तक नहीं मिली, या कहूँ कि आज मिल गई। वो जो रिचुअल किया था शिकार वाला, उससे बेन ने साशा की स्पिरिट ही चेक की थी, जो कि कैप्चर करने लायक है, क्योंकि साशा ने बहुत फाइट बैक किया। यानी बेन इसका लीवर खाने वाला है और बाद में इसका मांस भी बड़े चाव से खाएगा। बेन ने उसे अपने नकली दांत निकालकर असली शार्प दांत दिखा दिए जिनसे वो मांस खाता है। तो अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। बेन किसी कैनिबल ट्राइब से प्रभावित है। उनके बारे में सब कुछ जानकर इसने उनकी प्रैक्टिसेस यहाँ पे चालू कर दी और सबसे पहला शिकार बनाया था अपनी माँ को। माँ के मीट से सबसे पहली जर्की बनाई थी, इसलिए नाम भी उन्हीं का रख दिया, जैनोस जर्की। बेन का कहना है कि माँ को खाकर उसने अपनी माँ को अपने अंदर जिंदा रखा है, वो आज भी उसके साथ है और ऐसा ही कुछ वो साशा के साथ भी करने वाला है, ताकि उसकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट और बेहतर हो जाए। वो साशा के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा था, जिसका फायदा उठाकर साशा ने उसके कान पे काट लिया, जिसके चलते वो फ्री हो गई और सीधा कूद गई बहते हुए पानी में। बेन भी उसके पीछे कूदा और साशा की केबल को उसने अपने से अटैच कर लिया, लेकिन आगे इतना बड़ा झरना आया जिससे बेन कुछ इस तरह से गिरा कि एक पत्थर पे सर लगने से वो हो गया बेहोश। इसका फायदा उठाकर साशा उसका खेल खत्म करना चाह रही थी, लेकिन इसी बीच वो होश में आ गया और फिर एक बार साशा के ऊपर भारी पड़ने लगा। आखिर में उसने साशा का गला घोट ही दिया था और साशा की जान बच जाने ही वाली थी कि तभी उसने साशा को छोड़ दिया, पर साशा ने नहीं छोड़ा। उसने पत्थर मार के बेन की टांग तोड़ दी। अब वो चल फिर नहीं सकता। साशा ने उसे मोहताज करके खतरा टाल दिया। फिर पूरी रात दोनों ऐसे ही लेटे रहे और बेन ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, अगर साशा ने कुछ ट्राई किया तो उसके लिए, पर साशा खुद थकी हुई थी, वो खुद नहीं हिली। खास बात यह है कि इस बार बेन चुप था और साशा बातें कर रही थी। वो बताती है कि उसने टॉमी की रस्सी छोड़ दी थी। इस बात का उसे आज तक गिल्ट है, क्योंकि वो कभी नहीं जान पाएगी कि जब रस्सी छोड़ी तब टॉमी जिंदा था या नहीं। टॉमी की मौत का जिम्मेदार ये खुद को मानती है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से वापस जाने के लिए बोल रहा था, पर यही नहीं मानी थी, जिसका खामियाजा टॉमी को ही भरना पड़ा। उसने इसे तो सेव कर दिया था लेज के नीचे भेजकर, पर उसका लक सच में उस दिन खत्म हो चुका था। अगली सुबह साशा बेन के साथ डील करती है कि हमें अभी ये रॉक वॉल क्लाइंब करके यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं तुम्हारे मरने का भी वेट कर सकती हूँ, जो कि जल्दी मर जाओगे इन्फेक्शन से। मैं तो उसके बाद भी क्लाइंब कर लूंगी, पर तुम्हारे पास यही मौका है। साशा की केबल उसने खुद से अटैच की हुई थी, इसी वजह से साशा को ये डील करनी पड़ी। और बेन तो पहले से ही भीगी बिल्ली बन चुका था, तो वो भला कैसे मना कर देता, उसके लिए तो फायदा ही था। हाँ, पर क्लाइंब करते हुए उसकी जान साशा के हाथ में होगी, इसलिए बेन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी कि अगर तूने मुझे गिराने की कोशिश की तो तुझे भी साथ लेके गिरूंगा, और सही सलामत ऊपर पहुंचा दिया तो तुझे जाने दूंगा। साशा ने उसके सही वाले पैर पे बूस्टर नॉट बांधा, जिससे उसकी हेल्प होगी, और उसके पास जो हार्नेस था वो लगाकर साशा चढ़ने लगी ऊपर। बेन भी उसी हार्नेस से ही जुड़ा हुआ था। तो ऊंचाई पर पहुंचकर साशा मौका देखकर हार्नेस के साथ छेड़छाड़ करने लगी, क्योंकि बेन की बात पे उसे भरोसा था ही नहीं। लेकिन ये सब बेन ने देख लिया और उसी टाइम साशा को खींच लिया नीचे। तो साशा बोली कि मैं हार्नेस को रीसेट कर रही थी। उसने दोबारा क्लाइंबिंग शुरू कर दी और ऊपर वैसा ही उभार आ गया जैसा वो पहले भी पार नहीं कर पाई थी। उसे पार करने से पहले थोड़ा तामझाम करने लगी, जिसकी आड़ में बेन वाली रस्सी उसने एक टहनी पे बांध दी और हार्नेस को लूज कर दिया। ये करते हुए बेन ने उसे देख लिया, तो वो हार्नेस खींचकर साशा को गिराने लगा, लेकिन हार्नेस हो चुका था लूज, इसलिए हार्नेस नीचे गिर गया और साशा बच गई। पर बेन नहीं बच पाया, क्योंकि वो बस एक रस्सी के सहारे लटका हुआ था। तो साशा ने वो रस्सी खोल दी और बेन गया नीचे। उसका सन की खेल हुआ खत्म, लेकिन साशा अब भी सेफ नहीं थी। उसके आगे अब भी क्लाइंबिंग का चैलेंज था और फेलियर का ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि सेफ्टी गियर सारा जा चुका। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। बड़ी सावधानी से उसने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, जिसमें एक बार के लिए तो वो लटक गई थी, पर खुद को शांत रखते हुए उभार को पार करके आखिरकार वो शिखर तक पहुंच गई, बिना किसी सेफ्टी गियर के।
लेकिन अभी जंगल से भी तो बाहर निकलना था, वो भी पैदल। यहाँ भी उसकी किस्मत चमक गई क्योंकि जंगल में भटकते हुए एक कार ने उसे रेस्क्यू कर लिया। फिर ब्लैकस्टोन बे से अपनी कार लेकर वो पहुंची सीधा रेंजर स्टेशन में और जाके उसने रेंजर को उस गुफा के बारे में बता दिया जहाँ पे मिसिंग लोगों के अवशेष मिलेंगे। आखिर में उसने बीच पे जाके टॉमी के लकी कंपास को समंदर में बहा दिया और लाइफ में आगे बढ़ गई। इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। तो मूवी अच्छी है, एक बार देखने लायक है और नेटफ्लिक्स ऐसी मूवीज पे अच्छा खासा पैसा लगा रहा है जिनके लिए कोई थिएटर तो जाएगा नहीं, पर वीकेंड पे आराम से बैठ के जरूर देख सकता है और मजे में भुला भी सकता है। वीएफएक्स का काम इसमें बहुत ज्यादा है, यानी पैसा इस पे बहुत लगा होगा। और नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के राइट्स 2024 में ही खरीद लिए थे, 25 में ये बन के तैयार हुई और नेटफ्लिक्स ने रिलीज की 26 में। स्पेशली इस मूवी के लिए चार्लिज थेरॉन ने रॉक क्लाइंबिंग सीखी। जो क्लाइंबिंग सीन्स है वो ज्यादातर चार्लिज ने खुद किए हैं बिना किसी स्टंट डबल के, और क्लाइंबिंग उन्होंने सीखी लेजेंडरी क्लाइंबर बेथ रॉर्डन से, जो कि बड़ी एक्सट्रीम चढ़ाइयां चढ़ चुकी हैं सबसे पहले। इसमें जब बेन ने सीधा ही बोल दिया था कि मैं अब तेरा शिकार करने वाला हूं, उसके बाद से मूवी ने कोई राहत नहीं दी। और टैरन एगर्टन की जो परफॉर्मेंस थी सन की बेन, वो भी बहुत खतरनाक थी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और ऐसी अगर और सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना चाहते हो तो चैनल पे पूरी भरमार है, आपको हर तरह की थ्रिलर मिल जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।